हेलो एंडेड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्री मंगेश साइंस एकेडमी। आज हम क्लासरूम मैनेजमेंट के बचे हुए टॉपिक्स पर वीडियो करेंगे। सो क्लासरूम मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक है डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स। क्लासरूम का मैनेजमेंट करते वक्त ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स। डिसिप्लिनरी माने जो कुछ स्टूडेंट्स है या लर्नर्स है वो कभी शोर करेंगे या कोई बीच पीछे बात करेंगे या कोई गैजेट्स चलाएंगे, है ना, जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे, और दैट इज़ नथिंग बट डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, है ना। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? बिहेवियर इश्यूज दैट डिस्टर्ब द क्लासरूम लर्निंग। तो स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है, इस तरह का बिहेवियर जिससे कि क्लासरूम का जो लर्निंग है वो डिस्टर्ब हो, उसे कहते हैं डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। बिहेवियर इश्यूज दैट डिस्टर्ब द क्लासरूम लर्निंग। व्हाट आर द कॉमन इश्यूज? इसमें क्या कॉमन इश्यूज आते हैं? कौन से बिहेवियर के कॉमन इश्यूज आते हैं? वो डिसरिस्पेक्ट, इग्नोरिंग द रूल्स, टॉकिंग बैक्स, माने जब क्लासरूम में टीचिंग चल रहा होता है तो वहाँ कुछ सर्टन रूल्स है कि शांति से बैठना है, पढ़ना है, तो ये लोग क्या करेंगे? पीठ पीछे बातें करेंगे वो रूल्स को इग्नोर करके। देन डिसरप्शंस, यूजिंग गैजेट्स, तो ये क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे या और कुछ कैमरा चलाएंगे पीछे बैठ के, और जो है ऑफ टास्क टॉकिंग, अगर इन्हें कोई कुछ काम दिया गया है तो उसके बीच में बातें करेंगे, हाँ, दैट इज़ डिसरप्शंस। देन व्हाट इज़ थर्ड वन इशू इज़ नॉन पार्टिसिपेशन। अगर कुछ एक्टिविटीज़ उन्हें अलॉट की जाए रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक जो कि पढ़ाया जा रहा है, तो ये उसे रिफ्यूज़ कर देंगे, रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन दैट एक्टिविटी, है ना। तो ये तीन कॉमन इश्यूज़ है, डिसरिस्पेक्ट, डिसरप्शन एंड नॉन पार्टिसिपेशन। देन व्हाट आर द कॉजेस? ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? अनक्लियर रूल्स, कभी कभी जो है क्लास में उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या रूल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये अनक्लियर हो, उन्हें पता ना हो, अनक्लियर हो उनके लिए। उसके बाद में इमोशनल फैक्टर, अगर जो स्टूडेंट्स है वो पर्सनली डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, कुछ इशू है, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में है, तो उस वजह से भी स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं। देन पीर प्रेशर, उनके साथ वाले बच्चे उन्हें वो भी वैसा कर रहे हैं इसलिए ये भी ऐसा करते हैं, या फिर वो उन्हें इनकरेज करते हैं वैसा करने के लिए, तो इस वजह से भी ये बिहेवियरल इश्यूज, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स क्लास में आते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? अनक्लियर रूल्स, इमोशनल फैक्टर्स एंड पीयर प्रेशर। तो इसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या है कि हम ये डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? सेट क्लियर रूल्स। हमने क्लास में क्लियर रूल सेट करना है फ्रॉम डे वन। हाँ, क्या कि एस्टेब्लिश कंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन। क्लियर रूल्स सेट करना है कि हमें क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, माने स्टूडेंट से, वो पहले दिन से ही, स्टार्ट से ही क्लियर उन्हें रूल सेट करके उन्हें बताना है। देन यूज़ रिवर्ड्स, जो पॉजिटिव बिहेवियर अकॉर्डिंग टू रूल्स अच्छे रहेंगे, अच्छा बिहेवियर करेंगे, उनको रिवॉर्ड्स देंगे, प्रेज करेंगे, है ना, तो उनको दैट इज़ कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट। देन इमीडिएट रिस्पॉन्स, अगर ये सब करने के बावजूद भी छोटे मोटे इश्यूज अगर वहाँ आ जाते हैं तो उन्हें क्या है, जैसे ही वो इश्यूज आ जाएंगे उनको एड्रेस करके उसको सेटल करना है, उसको इमीडिएटली ख़त्म करना है, उसको एड्रेस करेंगे। सो दिस इज़ द डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। समझ में आ गया? डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम माने बिहेवियरल इश्यूज। ये क्लासरूम आपके आंखों के सामने लेके आएंगे तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। देन नेक्स्ट इज़ रूटीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में क्या रूटीन्स होनी चाहिए और किस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करनी चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। सो व्हाट इज़ द रूटीन्स? दिस इज फर्स्ट वन इज रूटीन्स। क्या है डेफिनेशन? एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी इन द क्लासरूम। कुछ एस्टैब्लिश प्रोसीजर, जो कुछ प्रोसीजर हमने बना के रखे हुए हैं, किस चीज़ के लिए? ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में सेम रूटीन बनी रहे, सेम ऑर्डर बनी रहे, उसके लिए जो हमने कुछ प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करी, दैट इज नथिंग बट द रूटीन्स। तो इसके बेनिफिट क्या है? प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो स्टूडेंट को पता होता है कि हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्या है। जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में कि टाइम टेबल्स बनाते हैं, तो ये टाइम पे कौन सा लेक्चर आने वाला है, वहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसी चीज़ें कुछ रूटीन्स हमने अगर एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है तो वो बेनिफिट करता है स्टूडेंट्स के लिए। Then what are the routines and technologies in the classroom? Routines and technologies in the classroom is creating a classroom setting where students feel safe, valued and encouraged to learn. तो ये इस तरह के टेक्नोलॉजीज हमने सेट करने हैं क्लासरूम के लिए कि जिससे
जो क्लासरूम सेटिंग ऐसा बने कि वहाँ स्टूडेंट्स को सेफ फील हो, वहाँ वैल्यूड उनकी कोई वैल्यू करता है ऐसा लगे, उनको सेफ फील हो और उन्हें एंकरेजमेंट मिले किस चीज़ के लिए, और पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो ऐसे कुछ अगर हम जो क्लासरूम के सेटिंग्स बनाते हैं तो वो क्या है, रूटीन्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द क्लासरूम, ठीक है। तो स्टूडेंट को सेफ फील करने के लिए, वैल्यूड फील करने के लिए और लर्निंग के लिए एनकरेज करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, जो रूटीन्स हम यूज़ करते हैं, इज़ नथिंग बट दैट फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट। नेक्स्ट इसकी की एलिमेंट्स क्या है, रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन, माने टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन, रिस्पेक्टफुल बातें होनी चाहिए। टीचर शुड रिस्पेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट टीचर। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में स्टूडेंट्स का टीचर के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन होना चाहिए। देन क्लियर गाइडलाइंस, क्या है कि क्लियरली कम्युनिकेट बिहेवियर एंड एकेडमिक एक्सपेक्टेशन। क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए उन्हें किस चीज़ के बारे में, कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा होगा और उनसे एकेडमिक्स में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, वो क्या करना चाहिए एकेडमिक्स में, ठीक है ना। तो जो एक्सपेक्टेशंस, एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन दोनों भी क्लियरली उनको बताया होना चाहिए। देन इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, टीचर ने इंश्योर करना चाहिए कि ईच एंड एवरीवन फील्स रिस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड। वो सभी बच्चे क्लासरूम में जितने हैं स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो सभी इंक्लूड होने चाहिए। कोई भी क्लासरूम एक्टिविटी होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड होने चाहिए और वो सभी रिस्पेक्टेड फील करने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ फलाने स्टूडेंट्स है वही अच्छे पढ़ते तो उनको ही मैं टीचर उनको ही मैं प्रमोट करूँगा, बाकी लोग पढ़े ना पढ़े, ऐसा नहीं। तो सभी का इंक्लूसिवनेस, ठीक है। देन व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, क्या है स्ट्रैटेजीज, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, मैंने अगेन वही जो अच्छा बिहेवियर रखें, अच्छा करेंगे, उनको प्रेज और रिवॉर्ड्स देंगे। जो सही से नहीं कर पाते, अच्छा बिहेवियर भी नहीं करते, उनको करेक्ट करेंगे, समझाएंगे। एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, तो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, फोकस्ड वो रहे, इसके लिए हम क्या है उन्हें एक्टिविटीज़ या क्वेश्चंस इन बिटवीन क्लास लेक्चर हम बोलते जाएंगे, तो उससे उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा। देन रिस्पेक्टफुल डिसिप्लिन, तो वहाँ कुछ डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें हम वहाँ अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, डिसिप्लिन और रिस्पेक्टफुलनेस मेंटेन रहेगा। तो इन सब स्ट्रैटेजीज से क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट हमारा अच्छे से हो पाएगा। सो व्हाट वी हैव कवर्ड, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स एंड रूटीन्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डाइवर्स क्लासरूम, है ना। तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज माने अब डाइवर्स क्लासरूम, व्हाट इज डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम माने जहाँ पे डिफरेंट एबिलिटी के, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ते हो, ठीक है। तो दैट इज डाइवर्स क्लासरूम। अब वैसे डाइवर्स क्लासरूम को कैसा मैनेज करेंगे, सो दैट इज नथिंग बट द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डाइवर्स क्लासरूम। अप्रोच फॉर मैनेजिंग क्लासरूम्स विद स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज, ठीक है। तो बैकग्राउंड माने क्या, कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, ऐसे डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से बच्चे आएंगे। कुछ पुअर होंगे, कुछ रिच होंगे, तो उनके वैल्यूज़, उनके बिहेवियर भी उस हिसाब से होंगे। और डिफरेंट एबिलिटीज़, किसी का डिफरेंट एबिलिटीज़ है ना, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे रहते हैं, वो भी अगर क्लासरूम में रहते होंगे, तो ये डाइवर्स क्लासरूम हुआ। तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, डिफरेंशिएटेड लर्निंग माने एडजस्ट लेसन्स टू फिट वेरियस लर्निंग नीड्स। डिफरेंशिएट लर्निंग माने जो लर्नर्स के नीड्स है, अभी जैसे डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके हिसाब से हमें लेसन को फिट बैठा के वैसा हमें पढ़ाना है, स्ट्रेटजीज बनाना है। दैट इज डिफरेंशिएटेड लर्निंग, दैट इज द स्ट्रेटजी। देन इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, इंक्लूसिव, मेक श्योर ऑल स्टूडेंट फील रिस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड। इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, वो गरीब बच्चा हो, अमीर बच्चा हो, डिफरेंटली एबल्ड बच्चा हो, कैसा भी रहना, तो सभी लोग इंक्लूडेड है, ऐसा सभी लोग रिस्पेक्टेड है, सभी लोगों को हम एक ही नज़रिए से पढ़ा रहे हैं, ये उन्हें फील होना चाहिए। दैट इज़ इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर वहाँ रहना चाहिए, ठीक है। देन कल्चरल रिस्पेक्ट, तो हर एक कल्चर, अगर डिफरेंट कल्चर के, तो हमें हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। तो रिस्पेक्ट एंड ऑनर्स डाइवर कल्चरल बैकग्राउंड, सभी के कल्चर को, किसी का कल्चर छोटा है, किसी का ऊंचा है, ये हमें ऐसा नहीं करना है। सो दैट इज़ कल्चरल रिस्पेक्ट, तो ये एक स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी है। देन ग्रुप फ्लेक्सिबिलिटी, जो अरेंज ग्रुप बेस्ड ऑन एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। तो अभी जैसे डाइवर्स बच्चे हैं, तो उसमें जो सेम एबिलिटी के बच्चे हैं,
कुछ सेम इंटरेस्ट वाले बच्चे, कुछ वो टॉपिक में सेम इंटरेस्ट है, कुछ करने में सेम इंटरेस्ट है, वैसे वैसे बच्चों का ग्रुप बना के उनको वो हम नहीं बनाएंगे, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जिनको ये करने में इंटरेस्ट है वो बच्चों को, जिनको ये पढ़ने में इंटरेस्ट है वैसा उनको हम वो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि ठीक है आप लोगों का ये इंटरेस्ट है आप लोग ये करो, आप इन लोगों का ये इंटरेस्ट है आप लोग वो करो। तो उससे क्या है उनका इंक्लूसिवनेस और अटेंशन स्पैन बढ़ता है। तो ग्रुप फ्लेक्सिबिलिटी हमें देनी है। तो ये स्ट्रैटेजी हमें क्या है डाइवर्स क्लासरूम में यूज़ करनी है। ठीक है, क्या है डिफरेंशिएटेड लर्निंग, इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, कल्चरल रिस्पेक्ट एंड ग्रुप फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देन व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट क्या है, हायर एंगेजमेंट, तो बच्चे अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देन बेटर लर्निंग, इससे क्या होगा डिफरेंट नीड्स, लर्निंग नीड्स के बावजूद बच्चों का अच्छा लर्निंग होगा, बेटर लर्निंग होगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरे बच्चों के जिनके जो डिफरेंट नीड्स है वो हम एड्रेस करेंगे तो बेटर लर्निंग होगा। तो ये हो गया मैनेजमेंट स्टडीज फॉर डाइवर्स क्लासरूम। व्हाट इज नेक्स्ट, मैनेजिंग क्लासरूम एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना। तो अभी ये ओवरऑल जो पिक्चर है अभी कि क्लासरूम एंड जो डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज डेफिनेशन, मेथड्स फॉर इफेक्टिवली ओवरसीइंग डिफरेंट एजुकेशन सेटिंग। तो क्या है जो मेथड्स इफेक्टिवली हम डिफरेंट एजुकेशन सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जैसे डिफरेंट सेटिंग्स में क्या आ गए, डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स, जैसे कि आपका क्लासरूम हो गया, क्लिनिकल ओपीडी हो गया, प्रैक्टिकल लैब्स हो गया, कम्युनिटी आउटरीच माने कम्युनिटीज़ में बाहर जो पढ़ाना हो गया, ये सब हैं डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स। तो इन्हें इफेक्टिवली हमें ओवरसी करने के लिए जो हम मेथड्स यूज़ करेंगे दैट इज नथिंग बट द मैनेजिंग क्लासरूम एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सो इसमें की एनवायरनमेंट्स कौन से होंगे, की एनवायरनमेंट्स में क्या क्या आएंगे, फर्स्ट वन इज क्लासरूम। हाँ, क्लासरूम, तो क्लासरूम इसमें क्या चाहिए हमें, एस्टैब्लिश रूल। क्लासरूम में क्या करना है, फर्स्ट एस्टैब्लिश रूल्स, एंगेज स्टूडेंट्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन। ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एस्टैब्लिश रूल्स, एंगेज स्टूडेंट्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन, ये क्या है क्लासरूम के लिए ज़रूरी है। देन व्हाट इज इन क्लिनिकल ओपीडी में क्या ज़रूरी है, क्लिनिकल ओपीडी जब है वहाँ पे क्या है कि वहाँ कौन रहेगा, क्लिनिकल ओपीडी मेन पेशेंट रहेगा, टीचर रहेगा और स्टूडेंट्स रहेंगे। तो मेन क्या है, रिलेटेड पेशेंट, इंश्योर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट का प्राइवेसी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन ओपीडी। तो देन गाइड स्टूडेंट पेशेंट इंटरेक्शन एंड प्रमोट प्रैक्टिकल स्किल्स। तो वहाँ क्या है, स्टूडेंट पेशेंट इंटरेक्शन, उन्हें बताना है कि उनसे कैसा, पेशेंट से बात करते वक्त हमें पेशेंस चाहिए, एम्पैथी चाहिए, पेशेंट के प्रति अच्छा लिसनिंग होना चाहिए, है ना। तो ये स्टूडेंट पेशेंट इंटरेक्शन हमें वहाँ बताना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि प्रमोट प्रैक्टिकल स्किल्स। तो वहाँ हमें डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल सीख रहे, डायरेक्टली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज सीख रहे हैं, तो वहाँ हमें प्रैक्टिकल स्किल्स को ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। क्लासरूम में जो है हम लेक्चर्स देते हैं तो वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होते, तो यहाँ क्लिनिकल ओपीडी में प्रैक्टिकल स्किल्स, ये याद रखिएगा। देन नेक्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, प्रैक्टिकल स्किल लैब्स। तो प्रैक्टिकल लैब्स में क्या है कि मेन यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ इक्विपमेंट्स रहते हैं डिफरेंट, फिर वहाँ इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करना है, सेफ्टी कैसे इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे देना है। तो ये प्रैक्टिकल्स में हम वहाँ डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ कैसे करना है, बाकी सब इंस्ट्रक्शन हाउ टू परफॉर्म, वो सब चीज़ें यहाँ ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, देन व्हाट इज़ कम्युनिटी आउटरीच। नेक्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, कम्युनिटी आउटरीच। कम्युनिटी में क्या है, हम जहाँ कम्युनिटी के लोगों से बात करेंगे तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कोई भी हमें तो नहीं सुनेगा, तो हमें सुनना है तो पहले बिल्ड कम्युनिटी ट्रस्ट, तो वो कम्युनिटी का हम पर ट्रस्ट होना चाहिए, तो ये जब भी वो हमें सुनेंगे, है ना। देन एंश्योर सेफ्टी एंड प्रोवाइड रियल लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ सेफ्टी चाहिए, तो उनकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है वहाँ। और दूसरी बात क्या है कि उन्हें रियल लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं उन्हें हम ऐसा लर्निंग प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ की वो रियल लाइफ की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रियल लाइफ का लर्निंग सीख सके, या रियल लाइफ एक्टिविटीज़ उन्हें मिल सके, जो कि बाद में वो सीख जाएंगे तो बाद में यूज़ कर सकते हैं। सो कम्युनिटी आउटरीच में बिल्ड कम्युनिटी ट्रस्ट, इंश्योर सेफ्टी एंड ट्रस्ट। सेफ्टी यहाँ पे भी आया है प्रैक्टिकल लैब्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिल्ड कम्युनिटी ट्रस्ट, इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोवाइड रियल लाइफ लर्निंग
अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये हो गया अपना की एनवायरनमेंट। कौन से एनवायरनमेंट है? क्लासरूम, क्लिनिकल ओपीडी, प्रैक्टिकल स्किल्स लैब, कम्युनिटी आउटरीच। देन व्हाट आर द कॉमन स्ट्रेटजीज? तो कॉमन स्ट्रेटजीज क्या होने चाहिए ये मैनेजमेंट करने के, ऐसे मैनेजिंग क्लासरूम और डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना? तो इनका क्या है? एक तो कंसिस्टेंसी, अप्लाई एक्सपेक्टेशंस यूनिफॉर्मली अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। किस चीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए? कि जो एक्सपेक्टेशंस है वहाँ के लर्निंग एनवायरनमेंट में आउटकम्स के, वो कंसिस्टेंटली वहाँ यूनिफॉर्मली अप्लाई होने चाहिए सभी इसमें, कि वहाँ का आउटकम क्या होगा लर्निंग का। देन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रायोरिटाइज सेफ्टी इन लैब्स एंड क्लिनिकल एरिया। तो क्लिनिकल एरियाज हो गए जैसे कि लैब्स हो गए, वहाँ पे सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वहाँ पे अच्छे से रहने चाहिए। देन जो कॉमन माने सभी ये जितने हम लर्निंग एनवायरनमेंट हमने यहाँ देखे हैं, उन सभी में कॉमन क्या रहना चाहिए, है ना? कॉमन एक्सपेक्टेशन क्या है? जो टॉपिक वहाँ फिक्स हुआ है वो अच्छे से वो सबको समझना चाहिए, वहाँ सीखने चाहिए। फिर सभी का सेफ्टी हर जगह मैटर करेगा, कोई भी किसमें प्रायोरिटाइज सेफ्टी इन लैब्स एंड क्लिनिकल एरिया, स्पेशली लैब्स और क्लिनिकल एरिया में ज़्यादा मैटर करेगा। देन स्टूडेंट एंगेजमेंट, है ना? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स इन ऑल सेटिंग्स। तो सभी सेटिंग्स में तो लर्निंग ही हो रहा है, तो एक्टिवली वो इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ही अच्छे से लर्निंग हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने मैनेजमेंट क्लासरूम एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स का ये टॉपिक देख लिया है। इस तरह से हमने क्लासरूम मैनेजमेंट जो है एंड डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जो है फिनिश किया है। थैंक यू।